सो स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगी और इनफैक्ट हायर क्लासेस में आप और डिटेल में उनको पढ़ते हो। तो वो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स। देखो, बोर मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और फिर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम शेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस ऑर्बिट में गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आप देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सब में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 होता है, लिथियम में 3 होता है, फिर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सब हम देख चुके हैं। और सपोज करो कि हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो बीच में तो न्यूक्लियस होगा। अब देखो, हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये गोल गोल घूम रहा होगा, लेकिन वो किस ऑर्बिट में घूम रहा होगा? n=1 वाले ऑर्बिट में घूम रहा होगा, n=2 वाले ऑर्बिट में घूम रहा होगा, n=3 में, या किसी और में? ये अभी तक हमें पता नहीं है। वो 1 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होगा, लेकिन किस ऑर्बिट में, किस शेल में, ये अब हम देखने वाले हैं। वैसे अगर हम हीलियम की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे होंगे। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में घूम रहे होंगे? क्या वो n=1 में घूम रहे होंगे, n=2 में घूम रहे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक n=1 में घूम रहा हो, दूसरा n=2 में घूम रहा हो? मतलब आप समझ लो, तो कैसे वो घूम रहे हैं ये हमें देखना है। जैसे एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिलिकॉन की बात करें, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गोल गोल घूम रहे होंगे। तो वो किस ऑर्बिट में घूम रहे होंगे? मोस्ट लाइकली ये कुछ पहले में घूम रहे होंगे, कुछ दूसरे में घूम रहे होंगे, कुछ तीसरे में, एंड सो ऑन। तो किस में घूम रहे होंगे और कितने कितने? समझ रहे हो मेरी बात? तो वही चीज हम यहां पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स, मतलब किन ऑर्बिट्स में या किन सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इन केस ऑफ ईच एलिमेंट। तो ये पता करने के लिए एक्चुअली कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट अभी हम 3 इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे जो हमारे काम के हैं। 3 मेजर रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स। तो जो सबसे पहला रूल है हमारा वो ये है, an orbit can have a maximum of 2n² electrons. An orbit can have a maximum of 2n² electrons. क्या मतलब इसका? आप देखें, जैसे कि ये सबसे पहला ऑर्बिट है, के शेल, इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए n क्या होता है? 1। तो के शेल की अगर हम बात करें तो n उसके लिए हमारे लिए होता है 1, तो उसके लिए 2n² कितना आएगा? 2 × 1², दैट इज 2। तो इसका मतलब यह है कि ये जो के शेल है इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं। इस ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है कि 2 से ज्यादा 3 नहीं घूम सकते, 2 घूम सकते हैं, 1 घूम सकता है, ठीक है। एन ऑर्बिट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस के शेल में 2 या 2 से कम इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। फिर आता है एल शेल, उसके बाद एल शेल, उसके लिए n2 है, तो उसके लिए n अगर 2 है हमारे पास तो 2n² क्या हो जाएगा? 2 ये आएगा 2 × 4, दैट इज 8। इसका मतलब क्या है कि ये जो शेल है, एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैक्सिमम 8, 9 नहीं घूम सकता, 7 घूम सकता है, 6 घूम सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। वैसे आप किसी भी शेल के लिए निकाल सकते हो कि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने घूम सकते हैं। जैसे अगर हम m की बात करें तो आप दे सकते हो, उसके लिए n = 3, तो यह जाएगा 2 × 3², 2 × 9, दैट इज 18। मतलब इस शेल में ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। वैसे हम n शेल की एक और बात कर लेते हैं, तो उसके लिए n है 4, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 × 4², तो यह जाएगा 2 × 16, दैट इज 32। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि पहला रूल क्या है। पहला रूल ये कि इसमें ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, एकदम याद होना चाहिए आपको। दूसरे में बताएं 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं मैक्सिमम, 2 से कम भी घूम सकते हैं। दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर चौथे में
32। बिल्कुल याद रहेगा आपको ये डाटा। दूसरा रूल देखते हैं जरा। दूसरा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा रूल है ऑर्बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ऑर्बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब कहने का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में जाते हैं, फिर अगर ये ऑर्बिट भर जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में जाते हैं, फिर ये ऑर्बिट अगर भर जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में जाते हैं, एंड सो ऑन। जैसे कुछ एग्जांपल्स अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, पहले हम लिख लेते हैं, आप टेंशन बिल्कुल न रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। ऑर्बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। फर्स्ट n equals to 1 shell, यानी k shell is filled, then n equals to 2 shell and so on। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। अभी इस रूल को और डिटेल में समझते हैं। देखें आप, इन दोनों रूल्स का थोड़ा यूज करके हम इनको और डिटेल में समझते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा एलिमेंट का चार्ट है। तो देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इस चार्ट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 है, फिर 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाए। ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम उतना ही कॉम्प्लेक्स माना जा सकता है। सही, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहना चाहिए, आपको क्या लगता है कौन से शेल में रहना चाहिए? तो n इक्वल्स टू 1 यानी k शेल में रहता है, k शेल में, n इक्वल्स टू 1 शेल में। देखो हमने लिखा है ऑर्बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 शेल इज फिल्ड, देन n इक्वल्स टू 2 शेल एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अंदर का शेल फिल होता है, फिर बाहर का ऑर्बिट फिल होता है, फिर और बाहर का। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले शेल, सबसे पहले ऑर्बिट में जाएगा, यानी n इक्वल्स टू 1 k शेल में। ओके, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो n इक्वल्स टू 1 यानी k शेल में रहेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस बारे में। हीलियम, हीलियम की हम बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो देखो फर्स्ट शेल में चला गया, दूसरा जो है वो भी फर्स्ट शेल में ही जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने देखा है कि n इक्वल्स टू 1 वाला k शेल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो दोनों इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 शेल इज फिल्ड, देन n इक्वल्स टू 2। तो पहले जब n इक्वल्स टू 1 वाला शेल फिल हो जाएगा तभी उसके बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n इक्वल्स टू 1 वाले ही शेल में रहेंगे। फिर अगर हम लिथियम की बात करें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले तो 2 जो हैं वो n इक्वल्स टू 1 में चले जाएंगे, जैसा आप देख सकते हो, पहले 2 जो है वो n इक्वल्स टू 1 में चले गए। फिर तीसरा इसमें नहीं जाएगा। तीसरा इसमें क्यों नहीं जाएगा n इक्वल्स टू 1 में? क्योंकि हमने देखा है n इक्वल्स टू 1 में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 चले गए ना इसमें, अब इसमें तीसरा नहीं जा सकता। तो अब क्योंकि ये अंदर वाला फिल हो गया है तो अब n इक्वल्स टू 2 वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 शेल इज फिल्ड, देन n इक्वल्स टू 2। तो n इक्वल्स टू 1 वाला शेल फिल हो गया पहले 2 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए अब तीसरा वाला इसमें जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? जैसे हम बेरिलियम की बात करें तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे थे लिथियम में वैसे ही रहेंगे, 2 पहले शेल को फुल करेंगे, तीसरा इसमें जाएगा, चौथा भी इसी में जाएगा, क्योंकि ये कितना इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 8। अभी हमने देखा जो सेकंड शेल होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2 चले जाएंगे इसमें। फिर हम बोरोन की बात करेंगे तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप समझ गए होंगे अब क्या होगा इसमें, 2 पहले वाले शेल में जाके उसको फिल कर देंगे और फिर 3 जो है वो इस तरीके से सेकंड शेल में, n इक्वल्स टू 2 वाले शेल में। फिर आप समझ होंगे कार्बन की हम बात करें तो उसमें 6 हैं, तो 2 अंदर चले गए, फिर जो 4 बचे हुए वो यहां आ गए बाहर n इक्वल्स टू 2 में। फिर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें 7 है, तो फिर से 2 अंदर चले गए, बचे 5 आराम से n इक्वल्स टू 2 में आ गए।
ठीक है। फिर बात करें जल्दी से ऑक्सीजन की, तो उसमें है 8, तो 2 अंदर चले गए, वो फिल हो गया, तो बचे कितने 6, 3 4 5 6 n = 2 में आ गए, ठीक है। फिर फ्लोरीन की बात करें तो है 9, तो उसमें से 2 अंदर चले गए। ध्यान दें आप, ये सब पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो 9 में से कितने बचे अब 7, तो 7 इसमें चले गए, 3 4 5 6 7। फिर अब देखिए जाए नियॉन, नियॉन में है 10, तो 2 अंदर चले गए, फिर से 8 बचे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। अब ये बढ़ गया है, अब n = 2 बढ़ चुका है, क्योंकि n = 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। अब देखो, अब सोडियम की अगर बात आएगी तो उसमें 11 है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही फिट हो जाएंगे जैसे नियॉन में थे, 10 तो नियॉन में 10 थे, तो 10 तो ऐसे फिट हो जाएंगे सोडियम के 10 ऐसे फिट हो जाएंगे। लेकिन अब जो 11वां है वो n = 2 में जा सकता है क्या? 11वां क्या n = 2 में जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो फुल हो चुका है। तो अब वो आप देखें, वो है वो तीसरे शेल में चला गया, n = 3 वाले शेल में। समझ रहे हो बात क्या हो रहा है? तो वही था ये रूल, ऑर्बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। फर्स्ट n = 1 शेल इज फिल्ड, देन n = 2 शेल एंड सो ऑन। तो जब n = 2 वाला शेल भी फिल हो गया है, तो अब n = 3 में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब मैग्नीशियम में 12 होते हैं, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे आउटर में अब 2 आएंगे, फिर अगले के लिए आउटर में 3, आउटर में 4, आउटर में 5, आउटर में 6, आउटर में 7, आउटर में 8, आउटर में 8, ठीक है। तो वो आर्गन है, आर्गन, ठीक है। तो आगे तो आप और डीपली एनालाइज कर सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स किस किस ऑर्बिट में जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों रूल्स जो मैंने आपको यहां पे बताए, ठीक है। तो आपको एक्चुअली क्या आना चाहिए, ये 2 रूल्स तो पता ही होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं तो आप चेक हो जाएगा कि आपको कितना आता है, कितना समझ में आया। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है कि सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो आप बताएं किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपने सोच लिया होगा, मैं आपको करके बताता हूं फिर भी। 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अंदर वाले शेल से स्टार्ट करो। ये जो सबसे पहले अंदर वाला शेल होता है, उसमें ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें डाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दो, ठीक है। 2 इसमें डाल दिए। 2 डालने के बाद अब हमारे पास कितने बचे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 बचे, ओके। तो अब क्योंकि अंदर वाला शेल, फर्स्ट शेल भर चुका है, तो हम बाहर वाले शेल पे जाएंगे, ठीक है। ये ज्यादा कितना ले सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, 8 8 8, ठीक है। तो 2 इसमें घूम लिए, 8 इसमें घूम लिए, 10 हो गए, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को कहां डालेंगे स्टूडेंट्स? हम बाहर वाले ऑर्बिट में, क्योंकि ये ऑर्बिट अब भर चुका है, ये 8 ही रख सकता था। तो इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पूरे के पूरे 16 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे पहुंच गए। इसका मतलब n = 1 के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, n = 2 l शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और n = 3 m शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चलो एक और बताएं हम, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें बताएं किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो फिर से हम काम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो हम यहां रख देते हैं, ठीक है। तो n = 1 में, यानी के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बचे हुए, कितने बचे हुए? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, 9। तो आप समझ सकते हैं उनमें से 8 तो यहां चले जाएंगे, क्योंकि ये 8 तक रख सकता है, 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। तो n = 2 में, यानी l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। तो 8 + 2 10 हुआ, 10 10 10 थे 11, एक बचा, एक और इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इस शेल में, इस शेल में। n = 3 में, यानी m शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये मिला के टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होंगे। तो किसी भी एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। कई बार आपको बोला जाएगा, ये टर्म यूज किया जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। यार हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। इनफैक्ट हम लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट shells, is arrangement of electrons in different shells। अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अगर आपको बोला जाए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है वही आप लिखोगे, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सल्फर का। आपसे बोला जाए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो यहां पर ये जो चीज हमने लिखी है वही आप बताओगे। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक और तरीका भी होता है। जैसे आप देखो यहां पे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 286, बस इतना भी लिख देंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको। सबसे पहले आपने 2 लिखा, इसका मतलब होता है वो n=1 के इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आपने 8 लिखा, तो इसका मतलब होता है वो n=2 के इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आपने 6 लिखा, मतलब वो n=3 के इलेक्ट्रॉन्स है। जो लेटर आप पहले लिख रहे हो, जो नंबर पहले लिख रहे हो वो n=1 के इलेक्ट्रॉन्स माने जाते हैं। जो बाद में लिख रहे हो वो n=2 के माने जाते हैं। फिर जो तीसरे नंबर पे लिख रहे हो वो n=3 के माने जाते हैं। तो वैसे इस तरीके से यहां पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं 281। इतना लिखने पे भी फुल मार्क्स आपको मिलना चाहिए किसी भी एग्जाम में। चलो बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप खुद सॉल्व करो इसको। तो मुझे लगता है शायद आपने सॉल्व कर लिया हो, मैं आपको दिखाता हूं सॉल्व करके। अल्युमिनियम हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स। अल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्युमिनियम +3। अच्छा, आपको अल्युमिनियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताना है, अल्युमिनियम आयन का। बताया था मैंने, इसको आयन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो अल्युमिनियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो अल्युमिनियम एटम की अगर हम बात करें, अल्युमिनियम एटम की, तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब 13 प्रोटॉन्स भी रहे होंगे, ठीक है, अल्युमिनियम एटम में। उससे हम बना रहे हैं अल्युमिनियम का आयन, अल्युमिनियम का आयन, अल्युमिनियम +3। तो इसमें +3 चार्ज है। +3 चार्ज कब आएगा, इसे +3 चार्ज कब आएगा। देखो अगर मैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स कर दूं और प्रोटॉन्स उतने ही रहने दूं, प्रोटॉन्स तो हटा नहीं सकते, मैंने आपको बताया था काफी पहले कि प्रोटॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दूं, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 13 प्रोटॉन होंगे, तो आप समझ सकते हो उस पर +3 चार्ज हो जाएगा। तो ये है हमारा अल्युमिनियम आयन, ये है हमारा अल्युमिनियम आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। तो हमारे अल्युमिनियम आयन में है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो देखो इट्स वेरी सिंपल, हम कैसे करेंगे। बीच में तो न्यूक्लियस होता है हमारा, फिर उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिट करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट कर देंगे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वाले में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिट कर दिए, तो बचे कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद वाले में 8 जा भी सकते हैं, तो पूरे के पूरे 8 उसमें चल जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8 पहले वाले ऑर्बिट में 2, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए होंगे आप हमने कैसे किया ये। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम प्लस। सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। देखो सोडियम के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दैट इज एक्चुअली सोडियम +1, सोडियम +1, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो +1 है वो, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है। कैसे बताएंगे, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखो आप, अगर हम सोडियम एटम की बात करते हैं, सोडियम एटम, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, दिया हुआ है आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 11 प्रोटॉन्स भी होंगे। उससे हम सोडियम +1 आयन बना रहे हैं, वो कैसे बनेगा, सोडियम +1 आयन। तो +1 चार्ज इस पे कैसे आएगा, कैसे आएगा। इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दो, तो देखो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और 11 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन ज्यादा है तो +1 चार्ज होगा, ठीक है।
तो हमें पता चल गया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, हम कर चुके हैं। अल्युमिनियम +3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स ही तो थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, और Na+1 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहां सेट किया था इस केस में, वैसे यहां पर भी सेट हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2,8 ही हो जाएगा। समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स? चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, सोडियम प्लस की बात हमने अभी यहां पर भी की थी। सोडियम प्लस हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल्स। ओके, एक्सप्लेन। तो बोला जा रहा है कि सोडियम प्लस जो होता है उसका K शेल और L शेल दोनों कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इस बात को आप एक्सप्लेन करो। कर सकते हो आप एक्सप्लेन? बहुत सिंपल है, देखा जाए तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, मोरलेस वही है ये क्वेश्चन। तो अभी हमने देखा था कि सोडियम प्लस में बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कंक्लूड किया था कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आया था 2,8, यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो K शेल में तो ऐसे भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, तो K जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, और L में भी 8 से ज्यादा होते नहीं है, तो वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो दोनों कंप्लीटली फिल्ड। सही बात है, कोई नई बात नहीं थी इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने ये स्लाइड पहले भी देखी थी, इस पे हम वापस आ रहे हैं, और 2 रूल्स हमने देखे जिसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने किए। ठीक है, यहां पर आप देख सकें बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट उनमें से कुछ यहां पे लिखे हुए हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पे बना हुआ है, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके खुद से बिना देखे लिखें। उससे क्या हो जाएगा, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिख देता हूं ताकि आप वेरीफाई कर सकें। कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, देखो जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, सिर्फ K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बस एक ही होता ही है इसके पास। हीलियम के लिए 2, बस K शेल में 2 और कहीं कुछ नहीं। हमने देखा है ये बात, देखो यहां पे हीलियम बस N=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर लिथियम के लिए 2,1, बेरिलियम के लिए 2,2, बोरोन के लिए 2,3, जैसे सोडियम के लिए हमने निकाला था 2,8,1। ठीक है, और बहुत सारों के लिए निकाला था, आप देख सकते हैं सबके लिए यहां पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 3 रूल होते हैं, तो तीसरा रूल अभी तक हमने नहीं देखा, तो वो देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तीसरा रूल, इसलिए उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे कि हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन जो होता है उसका सिंबल होता है AR, और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताओ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आप देखें कि सबसे पहले तो हम इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। ठीक है, 2। फिर अभी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो उसके बाद वाले में 8 डाले जा सकते हैं, तो 8 डाल देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8। 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल लिए, 10 डाल लिए, 2 और 8, 10। 8 अभी भी बच रहे हैं, 8 अभी बच रहे हैं, तो 8 इसमें चल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन का। अब देखो ये जो लास्ट वाले शेल में, इसमें N=3 वाले शेल में जो हमने 8 डाले हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? क्योंकि ये जो है वो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। N=3 जो होता है वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ऐसा हमने देख रखा है। ठीक, तो इसमें जब हमने 8 डाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो 18 तक ले सकता था। ठीक, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमें समझ में आ गया। अब एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पोटाशियम का। पोटाशियम, उसका सिंबल होता है K, और उसमें होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आर्गन से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता होगा? देखो सिंपल है, बिल्कुल शुरू से करने की जरूरत नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है 19 में से 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो इसी तरीके से सेट आ जाएंगे। ठीक है, और अब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसको कहां डाल सकते हैं? इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है 19th इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 9 हो जाएगा। 9
और इसमें 9 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये मैक्सिमम कितने ले सकता है, 18, मैक्सिमम 18, तो 9 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया पोटासियम का। समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं होगा अभी तक आपको। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। पोटाशियम में ऐसा नहीं होता है। पोटाशियम में एक्चुअली में क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वैसे वैसे जैसे यहां पे थे, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही बनाए मैंने, जैसे आर्गन में थे वैसे ही, ठीक है। अब एक एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन आता है वो n=4 में चल जाता है, n=4 में, n=4 में चला जाता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब कितना हो जाएगा, 2,8, पहले में 2, फिर 8, फिर तीसरे में भी 8 और फिर 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपको लग रहा है यार ये कैसे हो गया, तो वो तीसरे रूल के कारण हो गया। देखो तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो बोलता है कि द आउटर मोस्ट occupied shell, the outermost occupied shell of an atom cannot, या फिर इसको ऐसे लिखें, the outermost occupied shell of an atom can have a maximum of 8 electrons even if it can accommodate more electrons। देखो आप इसकी बात समझो थोड़ा, क्या बोला जा रहा है यहां पे, द आउटर मोस्ट ऑक्युपाइड शेल ऑफ एन एटम कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 electrons, can have a maximum of 8 electrons even if it can accommodate more electrons। देखो जो आउटर मोस्ट ऑक्युपाइड शेल होता है, आउटर मोस्ट ऑक्युपाइड शेल, ठीक है, उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, उसमें कभी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। ये n=3 है, माना ये n=3 है और इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये हमने देखा था फर्स्ट रूल में, ठीक है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये यहां पे आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है, तो इसमें अब 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा जिसमें 18 हो सकते हैं मैक्सिमम किसी सिचुएशन में, लेकिन जब ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब ये येलो वाला मैंने यहां पे डाला था तो आउटर मोस्ट में क्या हो गया था, 9, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए वो बाहर चला गया। अब आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1। अगर ये यहीं पे रहता है n=3 में रहता है जैसा हम पहले सोच रहे थे, तो आउटर मोस्ट में 9 होता, विच इज नॉट पॉसिबल। आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। तो एग्जांपल देखने के लिए थोड़ा इधर मूव करना पड़ेगा हमें। तो एग्जांपल है कि कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब पोटाशियम से एक ज्यादा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो बता पाएंगे आप? बताएं जरा, खुद सोचें। जो तीसरा रूल मैंने बताया उसको ध्यान में रखें। चलो शायद आपने पॉज करके कर लिया होगा, नहीं तो हम साथ साथ करते हैं जरा। तो पहले 2 तो इसमें डाल देते हैं, ठीक है, 2, फिर बाद वाले में 8 डाल सकते हैं, 8, 10 खत्म हो गए। लेकिन अभी तो 10 ही खत्म हुए, 10 और बचे। अब देखो इसमें क्या पूरे के पूरे 10 डाल दें, पूरे के पूरे 10 डाल दें, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे के पूरे 10 डाल सकते हैं ऐसे तो टेक्निकली, क्योंकि ये जो शेल है n=3 वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो पूरे 10 डालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं, रूल 3 का भी यूज करना है हमें, और उससे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये गलत है, ये गलत है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहां पे? तो पहले 2 इसमें डालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसमें 8 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8, 2,8 तो ठीक है, ठीक है। फिर 10 बच रहे थे, उन 10 को इसमें डालने में प्रॉब्लम है। समझ रहे हो आप क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें हम नहीं डालेंगे 10, 4 5 6 7 8 डाल देंगे इसमें, ठीक है। और बाकी 2 को हम बाहर डाल देंगे यहां। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कैल्शियम का।
देखिए आप इस सब की ज्यादा टेंशन ना ले, मेनली तो आप याद रखेंगे रूल थर्ड होता क्या है। ये सब एग्जांपल्स हो थोड़े एडवांस लेवल के, ठीक है, तो बहुत ही कम लाइकली है कि आपसे कभी पूछे जाएंगे। ऐसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं, जिससे अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए आपको। कॉपर, Cu उसका सिंबल होता है और उसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं आपको बताता हूं कैसा होता है। तो पहले तो इसमें 2 चले जाएंगे, ठीक है, 2, फिर दूसरे वाले में 8 चले जाएंगे, 4 5 6 7 8, ठीक है, 10 खत्म हो गए। अभी तो बहुत सारे बचे हैं, 19 बचे, 19 19 19। अब देखो ये कितना ले सकता है, ये 18, तो इसको 18 डाल देंगे इसमें, 11 12 13 14 15 16 17 18 18। अभी भी एक बच गया, देखो ये 10 और ये 18 मिलकर कितना हुआ 28। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ क्योंकि 29 है, तो लास्ट वाला यहां आ जाएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, लास्ट वाला यहां 1। तो इस केस में आप देखो n = 3 जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो आउटर मोस्ट ऑक्युपाइड सेल नहीं है। आउटर मोस्ट ऑक्युपाइड सेल ये है, n = 4, ठीक है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहां पे। पहले रूल के अनुसार ये जो n = 3 है, n = 3, वो 18 तक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 18 तक रख सकता है। बट इस केस में हमने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है, इसमें 8 ही रखा हमने और बाकी 2 को यहां डाल दिया। वो रूल थर्ड ही कारण था। रूल थर्ड ये बोलता है कि अगर ये आउटर मोस्ट है तो इसमें 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं, हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहां पे देखे हैं। तो पहले जो 2 रूल हमने देखे थे ना, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तीसरा रूल तो ऐसे ही हमने देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है, स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखें। इस पे बेस ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा जाए, ये बहुत ही अनलाइकली है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के फाइनल सेक्शन में जा रहे हैं और काफी अच्छी अच्छी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये पार्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई सारे नए टर्म्स, नए कॉन्सेप्ट हम यहां पे देख रहे होंगे। तो हेडिंग में डाल रहा हूं वैलेंसी, हालांकि हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। वैलेंसी क्या होती है ये भी देखेंगे और भी छोटी छोटी चीज जो इससे रिलेटेड है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म हम समझना चाह रहे हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दी इलेक्ट्रॉन्स in the outer most orbit of an atom. Valence electrons are the electrons in the outermost orbit of an electron. जैसे कि ये बहुत सारे एटम्स बने हुए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो हमने पहले भी देखे हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इसमें तो एक ही ऑर्बिट है, n = 1, ठीक, तो एक ही ऑर्बिट है, तो यही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे हीलियम में भी एक ही ऑर्बिट है, वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। तो इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां देखिए, यहां आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहां पे लिथियम के केस में ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। जैसे कोई ये ले लो, ये, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो ये जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल है। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज और यहां पे लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल,
तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। जैसे कि यहां पर ये वाला जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है आउटर मोस्ट, उसको वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। यहां पर ये जो ऑर्बिट है इसको वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। हीलियम के केस में यही एक ऑर्बिट है, यही आउटर मोस्ट है, इसको वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमें अच्छे से पता है क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं। पहले ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में कुछ होते हैं, इस तरह से होता है। पहले में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में कुछ होते हैं, तीसरे में कुछ होते हैं। तो यही जो अरेंजमेंट होता है हमने देखा है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस अरेंजमेंट के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके हो सकते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। दो तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो हम देखेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं, if K shell is outermost shell, if K shell is outermost shell, अगर K shell outermost shell है, जैसे कि इसमें K shell जो है, जो सबसे पहला शेल होता है वही outermost है। इसमें भी K shell जो पहला शेल होता है वही outermost shell है। हालांकि इस सब में K shell जो है वो outermost shell नहीं है। If K shell is outermost shell, 2 electrons in K shell, in outermost shell. Otherwise पहले आप देखो जो मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। Otherwise 8 electrons in outermost shell। देखो क्या मतलब होता है कि अगर K shell outermost shell है, अगर K shell जो है वो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो हम उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे आप समझो यहां पर K शेल आउटर मोस्ट शेल है और यहां पर भी K शेल आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। यहां K शेल आउटर मोस्ट शेल है लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। तो क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया स्टेबल, ठीक। और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहलाएगा। समझ लो मेरी बात। नॉट स्टेबल या अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। अब देखो अदरवाइज अगर K शेल आउटर मोस्ट सेल था तब की ये कहानी है। अदरवाइज अगर K शेल आउटर मोस्ट सेल नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तब 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, तब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। जैसे आप देखो एग्जांपल से समझो, इसको देखो लिथियम यहां पे K शेल आउटर मोस्ट सेल नहीं है, तो क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं हुआ, नॉट स्टेबल। ये देखो इसमें भी K शेल आउटर मोस्ट सेल नहीं है, ये वाला, इसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये नॉट स्टेबल हो गया, ठीक। वैसे आप देखते जाओगे तो ये सब नॉट स्टेबल आएंगे। यहां पर देखो या इसको देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये K शेल नहीं है, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 तो है नहीं, 7 है, तो ये भी कैसा हो गया? नॉट स्टेबल। इसको देखो, इसको ध्यान से देखना, K शेल आउटर मोस्ट शेल नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसा भी इन सबको भी आप चेक करेंगे। जैसे इसको देखो, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉट स्टेबल। वैसे सबको आप देखेंगे सब नॉट स्टेबल आएंगे यहां तक। इसको आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी कैसा हो गया स्टूडेंट्स? स्टेबल। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप और ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये तीनों जो हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और बाकी सब में जो है वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको समझ में आई मेरी बात? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर K शेल आउटर मोस्ट शेल है तो अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है
तो हम उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, जैसा कि यहां पे। अगर k शेल आउटर मोस्ट शेल नहीं है, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, जैसा कि यहां पे, तो हम उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। बाकी सारी सिचुएशन में अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। इनफैक्ट आप यहां से याद रख सकते हैं कि किन किन एलिमेंट्स का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। हीलियम, 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 हीलियम। नियॉन, नियॉन, पूरा ही लिख देता हूं मैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहां पे, हीलियम, नियॉन, और ये है आर्गन, आर्गन। ठीक है, तो आपको याद ही रहना चाहिए कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और बाकी लोग के पास कैसा था, अनस्टेबल। ओके, तो अब नए पॉइंट पे आते हैं। तो मैं आपके सामने एक सवाल पुटअप कर रहा हूं, व्हाई एटम्स डू केमिकल रिएक्शंस। तो हमने पहले पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट करके एक नया चीज बनाती है। ऐसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन में थोड़ा मोड़ा तो पता है हमें। तो दो एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं, क्यों होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, आंसर, एटम्स डू केमिकल रिएक्शंस to achieve stable electronic configuration। आप जब लिखेंगे कभी एग्जाम में तो पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स डू केमिकल रिएक्शंस टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी आप समझ जाएं क्या मतलब है। जैसे देखो लिथियम की बात करते हैं, लिथियम, तो अभी हमने देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, तो ये केमिकल रिएक्शन इस तरीके से करेगा, इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करेगा ताकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए मतलब क्या, तो इसकी तरह हो जाए, क्या इसकी तरह हो जाए, या इसकी तरह हो जाए। ठीक है, तो आप सोच के देखो लिथियम किस तरह से केमिकल रिएक्शन करना चाहिए, किस तरह से इसको केमिकल रिएक्शन करना चाहिए। देखो अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाहर, अगर वो निकाल दे, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये फेंक दे, निकाल के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दे, तो क्या होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल के फेंक दे तो आप देखो ये जो एटम है वो हीलियम जैसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर वाला है बिल्कुल, उसको निकाल दिया जाए तो बस अंदर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हीलियम जैसा, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, स्टेबल। तो लिथियम जब रिएक्शन करेगा केमिकल रिएक्शन, तो वो केमिकल रिएक्शन इस तरीके से करेगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह हो जाए, स्टेबल हो जाए। समझ रहे हो। जैसे और एग्जांपल करते हैं, इसकी बात करते हैं, बेरिलियम। बेरिलियम ये केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, सोच के देखो। देखो अगर वो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन दोनों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दे तो क्या होगा, दोनों को निकाल के फेंक दे तो क्या होगा, फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बेरिलियम जब केमिकल रिएक्शन करेगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा अपने। वैसे बोरोन, ये बोरोन है, ये कैसे केमिकल रिएक्शन करेगा आप बताएं, समझ गए होंगे आप। ये केमिकल रिएक्शन करेगा तो तीन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंक देगा, क्योंकि अगर ये बाहर के तीन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंक देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा, स्टेबल। तो एटम्स केमिकल रिएक्शन इस तरीके से करते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मिले। ठीक है, उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंकना पड़े तो वो निकाल सकते हैं। जैसे देखो इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन, या फिर इसकी बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा हमने कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था, 7। तो केमिकल रिएक्शन करते टाइम ये क्या करेगा, क्या लगता है आपको, क्या करेगा, क्या करेगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक दे, 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक दे बाहर वाले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह हो जाएगा ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, बहुत डिफिकल्ट। आप सोचो कि इसके बजाय अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से तो क्या होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 7 थे बाहर, अब 8 हो जाएंगे, +1 होके 8 हो जाएंगे, मतलब
इसकी तरह, नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, नियॉन की तरह। तो भी तो स्टेबल ही है, तो भी तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये फ्लोरीन जब केमिकल रिएक्शन करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह हो जाए, स्टेबल। ये 7 लूज नहीं करेगा, क्योंकि 7 लूज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो एक गेन कर लेगा। वैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर में, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लगता है आपको, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन फेंकेगा ताकि हीलियम की तरह बन जाए, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि ये नियॉन की तरह बन जाए? क्या लगता है आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये चीज होगी, ये चीज होगी। 6 इलेक्ट्रॉन फेंकना डिफिकल्ट है, 6 बहुत बड़ा नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन फेंकना डिफिकल्ट है, लेकिन 2 छोटा नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना आसान है, समझ लो। वैसे अगर आप इसकी बात करो तो इसके पास 1 2 3 4 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तरह हो जाए। ओके, समझ लो। हाँ, अगर हम इसकी बात करते हैं बोरोन की, तो हमने बताया कि हमने ऐसा डिस्कस किया कि 3 फेंक देगा ताकि हीलियम की तरह हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि ये 5 ले ले, 5 ले ले, 5 ले लेता तो क्या होता, 5 ले ले तो क्या होता, नियॉन की तरह बन जाता, तो भी स्टेबल बन जाता। लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि 5 बड़ा नंबर है, 5 लेना डिफिकल्ट होगा, और 3 छोटा नंबर है, 3 फेंकना आसान होगा, इसलिए यही होगा, 3 फेंकेगा वो, ये नहीं होगा। तो अब समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। कार्बन के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, इसके बारे में हो सकता है आप सोच रहे हो कि इसमें क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। कि एटम्स केमिकल रिएक्शन करते हैं, एटम्स केमिकल रिएक्शन करते हैं ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो क्या तो वो इलेक्ट्रॉन्स फेंक देते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, जैसा कि आपने यहां पे देखा। जैसे और भी देख सकते हैं, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दे तो क्या होगा, एक को फेंक दे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तरह हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये जब केमिकल रिएक्शन करेगा, सोडियम सोडियम सोडियम, ये जब केमिकल रिएक्शन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा। आप इसी तरह से एनालाइज करोगे तो ये 2 को फेंकेगा और ये 3 को फेंकेगा। इसको एनालाइज करोगे आप तो इसमें आप देखना काउंट करके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर, 7। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह हो जाएगा, आर्गन की तरह, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे आप इसको काउंट करके देखना, ये 2 लेगा और ये 3 लेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन फेंक देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इस तरीके से ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें। एटम्स डू केमिकल रिएक्शंस टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो एक चीज आप यहां पे सोचिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, सब वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। हीलियम ये केमिकल रिएक्शन क्यों करेगा, सोच के देखो, ये केमिकल रिएक्शन क्यों करेगा, इसके पास तो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये बाकी सब रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा सके, इनके जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा सके। तो ये क्यों करेगा केमिकल रिएक्शन, इसके पास तो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्यों करेगा केमिकल रिएक्शन, इसके पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्यों करेगा, इसके पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यानी कि ये जो तीनों चीजें हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किया जाता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, इनके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं, एक्चुअली ये गैसेज हैं, इनको नोबल गैसेज बोलते हैं, पता है आपको, इन तीनों को नोबल गैसेज बोलते हैं। तो ये जो तीनों नोबल गैसेज होती हैं वो इनर्ट होती हैं, इनर्ट। इनर्ट बोलने का मतलब है कि डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती आप समझ गए होंगे, हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, नोबल गैसेज are inert as they already have stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए स्टूडेंट्स आप? तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन करेंगी
लेकिन ये तीनों जनरली केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आगे बढ़ते हुए नई चीज देखेंगे हम, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है? देखो बहुत सिंपल सा है, ये ब्लू में मैंने जो भी नंबर्स लिख रखे हैं ना, ब्लू में, वो एक्चुअल वैलेंसी है। ब्लू में जो भी नंबर्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं वो उस एटम की वैलेंसी है। मतलब लिथियम की वैलेंसी है 1, बेरिलियम की वैलेंसी है 2, बोरोन की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 एंड सो ऑन। ठीक, देखो अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that its atom should give away or take to attain stable electronic configuration। ध्यान देंगे आप, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is the number of electrons that its atom should give away or take to attain stable electronic configuration। देखो वैलेंसी का मतलब क्या है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसको जितने इलेक्ट्रॉन्स फेंकने पड़े या लेने पड़े उसको हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन फेंकने की जरूरत है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसको 2 फेंकने की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इसको 3 फेंकने की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। इसको 1 लेने की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसको 2 लेने की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो प्लीज नोट कि इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी सेम है। ये एक फेंकेगा और ये एक लेगा, बट दोनों केस में एक आ रहा है ना, दोनों केस में एक आ रहा है। दोनों की वैलेंसी हम एक ही बोलेंगे। समझ गए होगे आप? आप सोच रहे होगे कार्बन का क्या, देखो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो अगर आप देखो इसको 8 चाहिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या तो 4 ले सकता है अगर आप देखें तो, या फिर इस 4 को फेंक भी सकता है। तो 4 को अगर फेंकता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बन जाएगा। दोनों ही केस में इसकी वैलेंसी क्या बोलेंगे? 4। दोनों ही केस में इसकी वैलेंसी 4 बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे यहां पे 3 फेंकता या फिर 5 लेता, 3 फेंकता या 5 लेता, तो जो छोटा है वही होता है, तो इसने 3 फेंका, ठीक है। यहां पे 1 लेता या 7 फेंकता, तो जो छोटा होता है वही होता है, तो उसने 1 लिया, ठीक है। कार्बन के केस में तो अगर वो लेगा तो 4 और देगा भी तो 4, ठीक है। तो इसमें कोई छोटे बड़े का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कुछ भी हम सोचें दोनों केस में वैलेंसी 4 ही आएगी। वैसे यहां पर भी आप सोचो अगर, तो आउटर शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इसकी तरह हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 4 फेंक देता है तो ये शेल ही खत्म हो जाएगा, बाहर वाला तीसरा शेल खत्म हो जाएगा। आप देखो 4 फेंक देगा तो 2 ही शेल होंगे जैसा यहां पे, तो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बट इन बोथ द केसेस की वैलेंसी क्या होगी? 4। वैलेंसी क्या होगी? 4। तो आई होप नाउ कि कोई भी एलिमेंट की बात की जाए आप उसकी वैलेंसी आराम से बता सकते हो, उसकी वैलेंसी आराम से बता सकते हो। अच्छा मुझे बताओ नियॉन की वैलेंसी क्या बोलेंगे? नियॉन की वैलेंसी क्या बोलेंगे? बोलो जरा। नियॉन में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको तो कुछ लेने देने की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी वैलेंसी हम बोलेंगे 0। वैसे इसकी वैलेंसी भी 0 और इसकी वैलेंसी भी 0, क्योंकि इसका ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ना कुछ लेने की जरूरत है ना देने की, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट्स एटम शुड गिव अवे और टेक टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और चीज देखते हैं, वेज टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किन किन तरीकों से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जा सकता है। तो 3 तरीके होते हैं, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट ये दोनों तरीके तो हम देख भी चुके हैं, ये अभी तक हमने नहीं देखा है। जैसे देखो ये जो है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे पा रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। वैसे ये भी, तो ये जो सारे हैं ये सब
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे पा रहे थे? इलेक्ट्रॉन लूज करके। सही है, इलेक्ट्रॉन लूज करके, कोई डाउट नहीं है इसमें, आपको साफ साफ बनाई हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखो इनके बारे में, देखो ये तीनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे पा रहे थे? इलेक्ट्रॉन गेन करके। क्लियरली आप देख सकते हो, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये 2 और ये वैसे नीचे भी। तो ये दूसरा तरीका था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने का, इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब देखो जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको डाउट होगा ही, क्योंकि मैंने अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। इसमें आपको कंफ्यूजन ही होगा कि ये 4 गेन करे या 4 लूज करे। तो एक्चुअली इसमें दोनों में से कुछ नहीं होता है, ना ये 4 गेन करता है ना 4 लूज करता है। वैसे ये भी ना ये 4 गेन करता है ना ये 4 लूज करता है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने के लिए शेयरिंग वाला मेथड यूज करते हैं। शेयरिंग वाला मेथड, शेयरिंग, शेयरिंग, ये दोनों ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये भी और ये भी, मतलब कार्बन और ये सिलिकॉन। ओके, तो अब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का क्या मेथड है ये हम देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो इस मेथड से कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है देखेंगे हम। जैसे हम कार्बन का एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। सो आप देखो, ये मैं कार्बन का एटम बनाया मैंने, थोड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा। अब देखिए मैंने सिर्फ कार्बन का आउटर मोस्ट शेल बनाया है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बनाया, सिर्फ आउटर मोस्ट, अंदर का कुछ नहीं बनाया। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन का, उसमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही पार्टिसिपेट करता है, अंदर वाले कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, तो उनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए सिर्फ मैंने वही बनाया है। ठीक है, अब देखो इस टेक्निक का यूज सिर्फ कार्बन ही नहीं करता है, हाइड्रोजन भी करता है, हाइड्रोजन भी करता है। तो मैं हाइड्रोजन एटम ही बना रहा हूं, उसमें तो बहुत सिंपल बनाना है क्योंकि एक ही शेल ही है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन मैं यहां पे बना रहा हूं। क्यों 4, अभी आप समझ जाओगे। 4 हाइड्रोजन मैं यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से देखना यहां पे क्या होता है, बहुत नई सी चीज लगेगी आपको, थोड़ी हाई लेवल की चीज है, हो सकता है कि आपसे मोस्ट लाइकली नहीं पूछी जाए, बट स्टिल इट्स गुड टू नो दिस। यहां पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। वैसे यहां पर ये हाइड्रोजन और कार्बन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, वैसे यहां पर शेयरिंग हो जाती है और यहां पे शेयरिंग हो जाती है। 4 जगह पे ऐसे शेयरिंग हो गई। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। वैसे यहां पर इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, यहां पर भी शेयरिंग हुई, यहां पर भी शेयरिंग। अब देखो क्या होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन के भी माने जाते हैं और कार्बन के भी माने जाते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू बोथ एटम्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू बोथ एटम्स, मतलब ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के भी माने जाएंगे और कार्बन के भी माने जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन के भी माने जाएंगे और कार्बन के भी माने जाएंगे। समझ रहे हो आप बात? अगर ऐसा है तो अब आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। 2 इलेक्ट्रॉन यहां हुए, ये दोनों कार्बन के भी माने जाएंगे और हाइड्रोजन के भी। तो यहां पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहां पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहां पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 2 2 टोटल कितने हुए? 8। तो इस तरीके से कार्बन के पास आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाउ कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट। ठीक है, आउटर शेल। और अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल हो गया। पहले 4 थे आउटर में, अब 4 की जगह पे इफेक्टिवली कितने हो गए? 8, जैसा कि नियॉन के पास था। तो हम बोल सकते हैं अब कार्बन का कन्फिगरेशन नियॉन जैसा हो गया है, नियॉन जैसा। सो स्टेबल हो गया है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल गया है कार्बन को। ठीक है, इतना ही नहीं, हाइड्रोजन को भी स्टेबल कन्फिगरेशन मिल गया। आप देखो कैसे, इस हाइड्रोजन के पास हम बोलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ये दोनों हाइड्रोजन के हैं, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन के पास 2 हैं। तो हाइड्रोजन के पास K शेल है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आउटर शेल में, तो इसका कन्फिगरेशन तो हीलियम जैसा हो गया ना, मतलब स्टेबल हो गया। तो हम लिख सकते हैं नाउ हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल। तो इसको भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल गया। समझ रहे हो बात? इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है शेयरिंग का, बट इस तरीके से भी
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट ये कंपाउंड बन गया है CH4। H के बाद हमने 4 इसलिए लिखा है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। ये एक्चुअली मीथेन है, दिस इज मीथेन, मीथेन। ओके, अब ये एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है जहां पे शेयरिंग होती है, और भी बहुत सारी जगहों पे शेयरिंग होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और भी दे सकता हूं, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है तो मुझे हटाना पड़ा। जैसे देखो फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, F फ्लोरीन। ऐसे तो ये जनरली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके पाता है, हमने देखा है इलेक्ट्रॉन गेन करके पाता है। ठीक है, लेकिन कई बार ये शेयरिंग वाला मेथड भी यूज करता है। कैसे यूज करता है, वी कैन हैव अ लुक। देखो फ्लोरीन का एटम मैं बना रहा हूं और सिर्फ मैं आउटर मोस्ट शेल बनाऊंगा। क्यों आउटर मोस्ट शेल बनाऊंगा? ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो इसके आउटर मोस्ट में थे 7, 7 क्विकली बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक और फ्लोरीन एटम बना रहा हूं, उसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। ठीक है, अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इसमें ये 2 फ्लोरीन एटम आपस में क्या करते हैं, कई बार 2 फ्लोरीन एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के भी माने जाएंगे और इस एटम के भी माने जाएंगे। ठीक है, तो इस एटम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी इसी का है 8। तो अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे इसके पास भी समझ गए होंगे आप, इसके पास भी 8 कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला अब इसका भी माना जाएगा 8। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पा लिया और इसने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पा लिया। आउटर में 8 हो गए ना, आउटर में 8 हो गए नियॉन जैसे। तो यहां पर शेयरिंग से स्टेबल इक्विलिब्रियम पाया गया। तो फिर से यहां पे एक कंपाउंड बन गया है और ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं F2, क्योंकि 2 फ्लोरीन एटम इन्वॉल्व है यहां पे F2। ठीक है, सॉरी कंपाउंड नहीं है, बेसिकली ये मॉलिक्यूल है। खैर वो कंपाउंड मॉलिक्यूल ये सब क्या होता है, ये सब अभी हम यहां डील करने वाले नहीं है। इनफैक्ट एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन O2 बनाता है। जिस तरह से यहां F2 बनाया ना, वैसे O2 बनाता है। आप सोचो कैसे बनाता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाऊंगा। उसमें देखो 6 होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और कार्बन ऑक्सीजन एटम बना रहा हूं, उसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पे आप बताओ क्या होता होगा, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? अभी 6 हैं, कैसे 8 आएंगे? यहां पे एक बार शेयरिंग करता है वो और यहां पर भी करता है। ठीक है, तो अब आप देखो इसके पास 1 2 3 4 5 6, ये भी इसी का है 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, तो यहां O2 बन जाता। तो इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कई बार स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कैसे ये शेयरिंग वाला फंडा काम करता है। ओके, तो चले एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। इफ एन एटम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स फाइंड इट्स वैलेंसी। किसी एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? पॉज करके निकालें आप। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपने निकाल लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको वैलेंसी बतानी हो तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बना लिया तो वैलेंसी निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम? सेंटर पे न्यूक्लियस, फिर इसके ऑर्बिट्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स को हमें डालना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो सबसे पहले ऑर्बिट में आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद वाले में 8 डाल सकते हैं, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन को हमने डाल दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो उनको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरह से डाल देंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब वैलेंसी कैसे निकालें स्टूडेंट्स? वैलेंसी का फंडा पता है आपको, हमने इतने डिटेल में पढ़ा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल के फेंक देता है
2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक देता है तो उसका कंफर्मेशन हो जाएगा 2 8। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक देगा तो या आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकने हैं। इसका मतलब वैलेंसी कितनी है? 2। दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। वेरी सिंपल। समझ गए होंगे आप शायद। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। Z इज इक्वल टू 3, फाइंड वैलेंसी। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई एलिमेंट है उसका Z3 दिया हुआ है, वैलेंसी निकालना है। तो आप इसको भी पॉज करके निकालें जरा, पॉज करके। तो देखो शायद आपने निकाल लिया, बहुत आसान है। Z तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 3 होगा। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि ऐसा एटम है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे डालें इसको? 2 को अंदर डाल लेते हैं, एक जो बचा वो बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1। अब बताओ, अब वैलेंसी कैसे निकाली जाए? आप समझ रहे होंगे, ऐसा हम देख चुके हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल के फेंक दे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकना पड़ रहा है, यानी कि वैलेंसी इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पता करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमने देखा था, याद होगा आपको, थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं, याद नहीं है तो। क्लोरीन का Z दिया हुआ है, तो अब निकाल सकते हैं। पॉज करके सॉल्व करें। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। Z मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो दिया हुआ है 17। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 17। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 17। ठीक है, अब देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता करने के लिए पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। तो देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। ठीक, 17 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो 2 को तो अंदर पुट कर देते हैं, फिर 8 को यहां पुट कर देते हैं। 3 4 5 6 7 8, 2 और 8, 10 तो पुट कर दिए हमने। अब बचे 7, वो 7 यहां पुट हो जाएंगे। ये सब देख चुके हम। 3 4 5 6 7 7। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 7। सो दैट विल बी द आंसर। दैट विल बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इसी केस में अगर इसकी वैलेंसी पूछी जाती तो, अगर इसकी वैलेंसी पूछी जाती तो कैसे बताते हैं? वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी तो आप समझ सकते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है। इसका मतलब वैलेंसी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैलेंसी पूछा नहीं था, अगर पूछा जाता तो हम 1 बताते। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप? जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन माइनस। ध्यान देंगे आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे। क्लोरीन माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना। ठीक है, देखो ये क्लोरीन माइनस क्या है? क्लोरीन माइनस का मतलब है क्लोरीन -1। ठीक है, क्लोरीन -1 एक आयन हो गया। दिस ऑब्वियसली एन आयन, हम ये सब देख चुके हैं पहले। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17। ठीक है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है,
तो ये क्लोरीन एटम है हमारा, उसमें 17 पॉजिटिव प्रोटॉन्स और 17 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा है क्लोरीन एटम, जिस पर नेट चार्ज कितना होता है 0। इससे क्लोरीन आयन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, क्लोरीन -1 आयन, ये आयन कैसे बनेगा। देखो मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स का नंबर तो चेंज कर नहीं पाते हम, क्योंकि प्रोटॉन्स को निकालना पॉसिबल नहीं होता है, डालना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन्स हैं तो क्लोरीन आयन में भी 17 प्रोटॉन्स ही रहेंगे, चेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब देखो -1 चार्ज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, टोटल 0 0 0, 17 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज 0। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स कर दें तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो -1 चार्ज आ गया। तो ये है क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। तो क्लोरीन आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी हमें समझ में आया 18 है, 18। ठीक है, क्लोरीन एटम में कितना था स्टूडेंट्स 17, क्लोरीन आयन में कितना है स्टूडेंट्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये बताना है क्लोरीन आयन में, क्लोरीन आयन में। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। देखो क्या करेंगे, तो ये डिफरेंशियल्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमें पुट करना है इसमें, तो 2 को तो अंदर पुट कर लिया, फिर 8 को यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, 2,8, 10 पुट कर लिए हमने, बचे कितने 8 और बचे, उस 8 को यहां डाल सकते हैं, 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन माइनस आयन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहां पे आप देख सकते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8। तो यही है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए आप बात मेरी। ठीक है, सिंपल, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।